हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका टॉपिक चल रहा है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम हैलोजन फैमिली कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट पढ़ा था। तो नाउ इट इज ऑक्साइड। तो आपके पास ये जो चार मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं और कैसी कैसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोरीन और आयोडीन काफी कम ऑक्साइड बनाते हैं, दो ही बनाते हैं। इनके कंपैरिजन में अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन काफी ज्यादा जो है वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आयोडीन और जो ब्रोमीन में कम ही बनाता है, नॉट सो मच, बट इनमें जो क्लोरीन है वो काफी ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनका स्ट्रक्चर भी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फ्लोरीन। फ्लोरीन दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, वन इज OF2 एंड वन इज O2F2। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो -1 और -1 में, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल चेंज हो रही है बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये इकलौता ही कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन पे +1 या फिर +2 है, ठीक है। बट दोनों कंपाउंड्स में फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, दैट इज -1। ये दो ही ऑक्साइड हैं, ये भी दोनों आप आगे पढ़ोगे जब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे कि ज्यादा स्टेबल नहीं होती। इनमें से एक तो कम स्टेबल है, एक थोड़ी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो कई टाइप की ऑक्साइड बनाता है, अलग अलग उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है क्लोरीन की, जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O6, या फिर आप इसको ClO3 और एक Cl2O7, ठीक है। तो इतने टाइप की जो ऑक्साइड्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये वाले ऑक्साइड, इनको सबको आपके डिटेल में पढ़ना है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको क्या समझा रही हूँ बेटा, फॉर्मूला समझा रही हूँ, ठीक है। Cl2O, ClO2, Cl2O3, या फिर आप इसको ClO3 भी लिख सकते हैं, सॉरी Cl2O6 या फिर ClO3, मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, जो दो है वो, ठीक है। और एक है आपकी Cl2O7, ठीक है। अगर बात करें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन दो टाइप की बनाता है, BrO2 एंड Br2O, ठीक है। ब्रोमीन खाली दो टाइप की बनाएगा, नीचे वाली जो टाइप्स है उनकी नहीं बनाता है। आयोडीन भी दो टाइप की बनाता है, I2O4 और I2O5। So these are the formula of the oxide that halogen family can form। तो इनमें आपने देखा 1 2 3 4, क्लोरीन 4 बनाता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये जो आयोडीन है, ये दो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला इनके पास देखने को मिलेगा। उनमें भी यूं नहीं है कि जैसे इसमें देखो ये वाला अलग है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ये ब्रोमीन में ऐसा नहीं बनता है, फ्लोरीन के साथ भी ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फ्लोरीन, कि फ्लोरीन के जो दो आपको ऑक्साइड्स दिख रही हैं, एक्चुअली में इनका स्ट्रक्चर, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो सब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद OF2 एंड O2F2। ठीक है। तो इन कंपाउंड्स के अंदर बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम बात कर चुके हैं कि फ्लोरीन जो है वो -1 के अंदर होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। अगर आप इनको बनाने के बारे में बात करें, दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर दिस, तो O2F2 को तो डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय द रिएक्शन ऑफ O2 एंड F2, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर रखेंगे, देन इट कैन फॉर्म O2F2, ठीक है। तो ये सीधा बना सकता है ऑक्सीजन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दें, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके O2F2 बनाता है। दिस ऑक्साइड इज नॉट वेरी मच स्टेबल, आप इसको अनस्टेबल कह सकते हो। कि अगर मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन OF2 एंड O2F2, तो O2F2 थर्मली कम स्टेबल है, और ये इतनी कम स्टेबल होती है कि ये 178 केल्विन के ऊपर ही डिकम्पोज हो जाएगी, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन अलग अलग देती है, मतलब इतने कम टेम्परेचर पे भी टूट जाती है। ये नहीं है कि बहुत स्ट्रांगली हीट किया तब जाके डिकम्पोज हुई। सो दिस ऑक्साइड इज लेस स्टेबल, अनस्टेबल, एंड इट फाइनली डिकम्पोज एट अ लो टेम्परेचर टू गिव इट्स एलिमेंट्स, जो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन है।
इसके कंपैरेटिव अगर आप बात करें अबाउट OF2 तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये 298 केल्विन पे अच्छी खासी जो है वो बेटा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखें, इनके फॉर्मूले को देखें तो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ठीक है, देन एज कंपेयर टू द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, आप इनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। क्यों बोला बेटा हमने इनको ऑक्सीजन फ्लोराइड्स? ठीक है, आप इनको ऐसा क्यों नहीं बोल रहे थे कि फ्लोरीन ऑक्साइड, जबकि हम पढ़ तो ऑक्साइड ही रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये फ्लोरीन की ऑक्साइड है, आप इनको कह सकते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, फ्लोरीन ऑक्साइड, जबकि हम इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। मतलब फ्लोरीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऑक्सीजन को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर आपको ये वाली जो ऑक्साइड है वो प्रिपेयर करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं 2% NaOH के साथ। फ्लोरीन इफ रिएक्ट विद NaOH aqueous एंड दिस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब सिर्फ हमने कितना ले रखा है, 2% के आसपास ही ले रखा है, तो ये बन सकता है दैट इज OF2। तो प्लस NaF H2O एंड OF2, तो बनेगा क्या, NaF H2O एंड बन जाएगा OF2। तो ये तो दोनों ऑक्साइड्स जो है फ्लोरीन के एक्चुअली में नोन एज ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, उन दोनों को बनाने की प्रिपरेशन की रिएक्शन होगी। स्टेबिलिटी की बात करें तो दैट इज क्वाइट स्टेबल, ये इतना ज्यादा स्टेबल जो है वो बेटा नहीं है। ठीक है, OF2 जो है दैट कैन डिसॉल्व, ये इसके अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें जैसे इट कैन डिसॉल्व इन वाटर, और इसका जो बिहेवियर है बेटा वो न्यूट्रल ही होता है, ये एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं होती हैं। इट कैन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल के साथ कोई न्यूट्रल चीज रिएक्ट करेगी तभी तो न्यूट्रल आएगा आपका रिजल्ट। इसका मतलब मैं अगर इसको पानी में घोल लूं, ये चीज भी न्यूट्रल, आपका फाइनली सॉल्यूशन भी न्यूट्रल बन गया, मतलब इसके अंदर भी कैसा गुण था, न्यूट्रल ही जो था वो आपका बिहेवियर था। जबकि ये जो OF2 है इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व इन NaOH, that OF2 can also dissolve in NaOH to form NaFO2 and H2। तो ये रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये जो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है that dissolve in NaOH to form sodium fluoride, ऑक्सीजन गैस एंड प्लस में यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। तो ये तो प्रिपरेशन और रिएक्शन की बात होगी इन फॉर दीज टू ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर समझना बड़ा आसान है क्योंकि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना वो उन कंपाउंड से रिजेंबल करता है जो इससे पहले आप बहुत मतलब डिटेल में पढ़ चुके हो 11th में भी और 12th के अंदर। सो OF2 का स्ट्रक्चर मिलता है बेटा किसकी तरह, दैट इज ऑफ H2O, एंड O2F2 का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है किससे, H2O2 से। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के साइड में 2 फ्लोरीन लगे हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के साइड में 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रखा है, फ्लोरीन ने भी ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रखा है। 2 बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर रिजेम्बलेंस की बात करो तो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप वैसी होगी जैसे पानी के मॉलिक्यूल की होगी। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप वैसी ही होगी जैसी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर में होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद OF2। तो वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। ठीक है, आपको बॉन्ड एंगल वगैरह सब पता है, इट इज 104.5। ये इनका बॉन्ड एंगल 109 से घट जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होगा, OF2 का होगा। हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं, जो एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3, दोनों में sp3 है। sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि इसके अंदर तो लॉन पेयर है तो हमें शेप भी काउंट करनी पड़ेगी। तो जो पानी के मॉलिक्यूल की शेप है वैसी रहेगी OF2 की, तो इट इज बैंड, या फिर आप इसको बोलेंगे V शेप। ठीक है, पर फर्क है दोनों में, क्या फर्क है, एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी नहीं हो सकती एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कोई ना कोई तो जरूर चीज डिफर करेगी दोनों में। तो जो चीज डिफर करेगी वो है ये बॉन्ड का एंगल। दिस बॉन्ड एंगल विल नॉट बी सेम।
ठीक है, ये तो ग्रुप में भी देखने को मिलता है कि ग्रुप के एलिमेंट्स अगर एक जैसे कंपाउंड बनाए तो उनकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप सब एक जैसी होती है, पर वो भी बॉन्ड एंगल में डिफर करते हैं ना, तो ये भी जो है वो बॉन्ड एंगल में डिफर करेंगे। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 103 डिग्री होगा, इससे कम। कारण कोई पूछ ले तो कारण ये है बेटा, देखो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ है, रिपल्शन बढ़ेगी। तो आपका देखो लोन पेयर चाप, लोन पेयर रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड पेयर को पास लाएंगे, बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे तो ये थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेंगे, और फाइनली एंगल आपका दोनों इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करके ये हो जाता है। अगर इसमें चेक करें तो लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे वही तो है जो ऊपर थे, तो लोन पेयर तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड पेयर पास आएंगे, पर ये इसके मुकाबले ज्यादा पास आ रहे हैं, क्योंकि एंगल छोटा होने का मतलब है ज्यादा पास आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ है, यहाँ पे ये जो रिपल्शन हो रही थी ना वाटर में, ये यहाँ पे कम है, क्योंकि फ्लोरीन तो बिल्कुल एंड में है, और अगर उसकी तरफ दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब यहाँ पे जो रिपल्शन हो रही थी वो रिपल्शन कम है। इस वजह से OF2 में जो एंगल है वो 104.5 से कम है, क्योंकि लोन पेयर भले ही रिपल्शन उतनी हो, पर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो OF2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बेटा, कम है। आप समझ लीजिए कि इसके कंपैरेटिव थोड़ी लो है, दैट्स व्हाई एंगल आपका क्या हो गया, डिक्रीज। अगर आप बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करें तो देखो बॉन्ड लेंथ की बात करूं इस O और H के बीच में और इस O और F के बीच में, तो देखो ऑक्सीजन के तो ऑर्बिटल का साइज सेम ही होना है, पर क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो OF वाला बॉन्ड होगा वो लंबा होगा और जो OH वाला बॉन्ड होगा वो क्या होगा बेटा, आपका छोटा होगा। ठीक है, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है कि कितने पिकोमीटर है, बट क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि OF2 इज रिजेंबलिंग विद H2, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब कौन सी चीजें जो है वो अलग अलग है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ यूं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे भी दो लोन पेयर हैं और यहाँ पे भी दो लोन पेयर है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है, जैसा आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसा होता है जैसे तुम्हारी किताब है, तुमने यूं खोल ली किताब ऐसे, ठीक है, इसको यूं कर दो तो ये जो यहाँ पे जो बांधने का जो हिस्सा है वो, ठीक है, वो ये वाला है, एक पेज जो ऊपर की तरफ खोला हुआ है वो ये है, और एक पेज जो नीचे की तरफ खोला हुआ है ये, मतलब खुली हुई किताब की तरह इसकी कुछ जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आती है। तो O2F2 इसी तरह होता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूं O, यहाँ पे हम दिखा दें F और यहाँ पे हम दिखा दें, ठीक है, तो इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगी वो H2O2 के जैसी ही होगी, किसकी, O2F2 की, बाकी डिफर करेगा एंगल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है H2O2 में ऑक्सीजन की और O2F2 में ऑक्सीजन की, दैट इज ऑल्सो sp3, आप निकाल सकते हो। दो ही तो बॉन्ड बना रखे और दो लोन पेयर है, यहाँ पे बेटा दो ही बॉन्ड बना रखे थे, दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी ये दोनों ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। ज्योमेट्री और जो वो है बॉन्ड एंगल, वो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रेगुलर तो ये होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है तो आपका जो बॉन्ड एंगल है दैट वुड नॉट बी नॉर्मल। ओके, अब अगर आप इसकी बात करें, जैसे आपसे कोई यही पूछ ले बेटा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे दो लॉन पेयर है, किस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के लॉन पेयर में रिपल्शन बहुत ही ज्यादा है, तो वो रिपल्शन ज्यादा होने वाला केस ये है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इस ऑक्सीजन से फ्लोरीन जुड़ा है जो कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसके लॉन पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन ही है, नेगेटिव चार्ज ही है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अपनी तरफ इधर खींचेगा, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अपनी तरफ इधर खींचेगा, तो ये जो दो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर लगे हुए ना, ये इस स्ट्रक्चर के मुकाबले थोड़े दूर हो जाएंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ कोई अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, और यहाँ ये लॉन पेयर पास रहेंगे, तो जो रिपल्शन है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन जो है O और O के लॉन पेयर और लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है,
जबकि यहाँ पे O और O के बीच में जो लोन पेयर रिपल्शन है वो कम है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते क्या कर लेता है बेटा, थोड़े लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसी वजह से ये जो O बॉन्ड लेंथ है इज शॉर्टर इन O2F2। ये जो लंबाई है ना बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोल रहे हैं, ये दोनों ऑक्सीजन में बराबर बराबर नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और O2F2 में। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है और यहाँ बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन कम है, तो दो ऑक्सीजन पास आ सकते हैं, मतलब रिपल्शन उतनी नहीं, आप पास ला सकते हैं उनको, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। पर यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है, तो ये एटम इतनी पास नहीं आ सकती जितना कि O2F2 में आ सकते थे। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इसकी थोड़ी सी ज्यादा। तो कंपैरेटिव करवा लेते हैं स्टडी आपसे कि बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड एंगल छोटा है, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है, दिस एंड दैट। ओके, तो आप उसको कर लेना। अब बात करें अबाउट यूजेस की, तो ये जो दो ऑक्साइड हमने देखी है, इन दोनों के दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं। एक तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा दे आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो किसी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन को इंसर्ट करने का काम करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते ही हो, दैट हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। तो ये दोनों जो ऑक्साइड आपकी हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरीन को इंसर्ट करने का काम करते हैं और किसी सामने वाले सब्सटेंस का जो है वो ऑक्सीडेशन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास H2S है, ठीक है, तो H2S को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ H2S रिएक्ट विद O2F2। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझ आए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे है इन द +1, ये -1 में है, सल्फर -2 में है और हाइड्रोजन आपका किस में है, दैट इज इन द +1। तो बनेगा क्या, इट फॉर्म SF6 + HF + O2, SF6 + HF + O2। तो हम चार्ज चेक कर लेते हैं। यहाँ सल्फर -2 से सल्फर +6 हो गया, तो पहले 2 ले रखे थे, अब वापिस भी कर दिए और दे दिए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यहाँ पे +1 था और अब यहाँ पे हो गया 0, तो +1 से 0 इज रिडक्शन। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे भी -1 था और फ्लोरीन यहाँ पे भी -1 ही है, तो फ्लोरीन का तो कुछ नहीं बदल रहा, मतलब फ्लोरीन ना तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना रिडक्शन। तो इसमें देखो H2S में और एक हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं बदल रहा बेटा, ये यहाँ पे भी +1 है और ये यहाँ पे भी +1 है। तो इस पूरे रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ वो है ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। O2F2 में ऑक्सीजन का जो है वो क्या हुआ है बेटा, इट इज +1 से और 0, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये किसका काम करेगा, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। दूसरा ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है, इसने सल्फर के साथ किसको ऐड कर दिया बेटा, फ्लोरीन को ऐड कर दिया। और यही रीजन है कि जो OF2 है दैट इज रिएक्ट विद, जैसे ये जरूरी नहीं है कि O2F2, ऑल्सो OF2 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। एंड इसकी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी की वजह से इट इज यूज्ड इन द रॉकेट फ्यूल, वहां पे फ्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से रॉकेट फ्यूल्स के अंदर भी जो है वो यूज होता है। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, या जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। अब आगे बात करते हैं अबाउट आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ, अब तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे हम, ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया आपको कि जो क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, ब्रोमीन और आयोडीन कम बनाते हैं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि जितनी भी ऑक्साइड्स बन रही हैं, जैसे आयोडीन की 2 बन रही थी, I2O4 और I2O5, ठीक है, क्लोरीन की 4 बन रही थी, ब्रोमीन की BrO2 एंड Br2O बन रही थी। ठीक है, तो उनमें स्टेबिलिटी में आयोडीन जो है वो सबसे अच्छा होता है। आयोडीन की ऑक्साइड स्टेबिलिटी में सबसे अच्छी होती हैं, जबकि सबसे कम स्टेबल, देखो तो मैक्सिमम स्टेबल मिलेंगे आपको आयोडीन की और मिनिमम स्टेबल मिलती है किसकी, ब्रोमीन की।
अब ये थोड़ा अलग है भाई, मिनिमम में ब्रोमीन, मैक्सिमम में आयोडीन। आयोडीन की जो ऑक्साइड्स हैं वो मैक्सिमम स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि आयोडीन के केस में जो O और I के बीच का बॉन्ड होता है दैट इज हाईली पोलर। मतलब सबसे, अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड की बात करूं, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच की बात करूं बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड काफी पोलर होता है O और I का। तो बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से जो ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड बनेगा आयोडीन के ऑक्साइड्स में, वो काफी स्टेबल है। दैट्स व्हाई दीज ऑक्साइड्स आर स्टेबल। ठीक है, अगर आप बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन में देखो भाई, फिर आयोडीन से तो थोड़ा सा कम पोलर सही ब्रोमीन का होना था, तो ब्रोमीन सबसे कम स्टेबल क्यों हो गया? क्लोरीन जो है ना, वो इतनी सारी ऑक्साइड बनाने का उसका एक कारण है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। भाई जितना साइज छोटा उतना ही मल्टीपल बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा, यू ऑल नो दैट। ओके, क्लोरीन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल और डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके पास वैरायटी ज्यादा है बॉन्ड बनाने की। जबकि आयोडीन और ब्रोमीन डबल वगैरह बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि उनका साइज बड़ा है। तो क्लोरीन जो है वो स्टेबल ऑक्साइड क्यों बना रहा है? क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं कर सकता है। आयोडीन अच्छे ऑक्साइड्स क्यों बना रहा है स्टेबल? क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत पोलर है। ब्रोमीन के अंदर दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो उसका बॉन्ड इतना पोलर है, ना उसका साइज इतना छोटा है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से ब्रोमीन सबसे पीछे हो जाता है कि दोनों में से कोई भी जो फैक्टर है उसका वो क्या नहीं कर रहा बेटा, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए इस टॉपिक में। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के प्रिपरेशन, क्लोरीन के ऑक्साइड की जो प्रिपरेशन है बेटा, उसमें हम हमेशा इनडायरेक्ट रिएक्शंस को यूज करेंगे क्लोरीन के ऑक्साइड बनाने में। कारण क्या है कि क्लोरीन की डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है दैट आर हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है अगर वो रिएक्शन होगी तो उसमें एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। या यूं समझ लीजिए कि जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं तो उनके स्पॉन्टेनियस होने के जो चांस है वो कम है। तो अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो स्पॉन्टेनियस कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीकों से बनाते हैं क्लोरीन की ऑक्साइड्स को। डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज नहीं करेंगे। तो एक मेथड तो ये है बेटा कि हम क्लोरीन की रिएक्शन करवा देते हैं विद HgO। HgO इज योर मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज यहाँ पे रहेगी 573 केल्विन। ठीक है, और इसके अंदर अंडर दिस कंडीशन आपके पास एक ऑक्साइड बनेगी क्लोरीन की दैट इज Cl2O। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगी क्लोरीन की फर्स्ट ऑक्साइड दैट इज Cl2O, प्लस में एक कंपाउंड बाहर निकलेगा दैट इज HgCl2 डॉट Hg। तो यहाँ से आप बना सकते हो क्लोरीन की ये ऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको क्लोरीन की दूसरी ऑक्साइड बनानी, जैसे हमने 4 बनानी थी ना, Cl2O, ClO2, उसके बाद ClO3 या Cl2O6 और फिर Cl2O7, तो एक एक करके सारी बनाएंगे। नेक्स्ट है NaClO3। ये क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड होता है दैट इज HClO3। मैंने इस H को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया है, Na पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव को रिप्लेस करके Na पॉजिटिव लगाया है। अभी डिटेल में नहीं बताएंगे क्या एसिड है क्या, क्योंकि ये पढ़ना है आपको आगे टॉपिक में। ठीक है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ विद ऑक्सैलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाती। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड है उसका सॉल्ट है। बस आगे आप पढ़ोगे तो मैं इसको अभी ज्यादा नहीं करवा रही हूँ। सो इट कैन कन्वर्ट इनटू एन अनदर ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन दैट इज ClO2। और सोडियम ले रखा है तो आपने ऑक्सैलिक एसिड का बन जाएगा बेटा सोडियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा, COONA प्लस H2O एंड प्लस CO। ठीक है, so that will be your product. If this salt of chlorine oxo acid react with oxalic acid, then it will form this type of oxide. सोडियम आपका ऑक्सलेट बन जाएगा, प्लस वाटर बाहर हो जाएगा, और प्लस में आपका CO2 बाहर हो जाएगा। और ये रिएक्शन टेम्परेचर रेंज है 363 केल्विन के ऊपर ये जो रिएक्शन है वो आपके प्रोसीड करती है। अब ये जो दो ऑक्साइड आपने बनाए हैं, इनसे आप फर्दर जो है और ऑक्साइड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने जो बनाई ClO2, इट कैन फर्दर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो दो सिंपल बना के उनसे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो इट विल कन्वर्ट इनटू ClO6 प्लस में O2। तो इस ऑक्साइड को बनाने के बाद अगर इसके आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, 1 मिनट, नॉट विद ऑक्सीजन, ओजोन, सॉरी,
अगर आप इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओगे देन यू विल गेट Cl2O6 एंड प्लस में ऑक्सीजन गैस। तो ओजोनोलिसिस करवाना है हमें ClO2 का, ठीक है। नेक्स्ट HClO4, you all know about this acid, this is परक्लोरिक एसिड। ये भी जैसे ये एसिड था क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड, इसी तरह ये एसिड भी है, और इसको आप हीट कर दो, इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो जो Cl2O7 है ना वो इसी एसिड की एनहाइड्राइड है, मतलब इसको जब मैं पानी के साथ मिलाऊंगी तब ये एसिड बनेगा। तो तुम इसको हीट करोगे तो पानी अलग हो जाएगा और ये ऑक्साइड अलग, तो इट विल कन्वर्ट इनटू Cl2O7 एंड प्लस वाटर। तो ये हमने 4 रिएक्शन देखी क्लोरीन की 4 ऑक्साइड को इनडायरेक्टली बनाने के, नॉट बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज दैट रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, वो इतनी फिजिबल नहीं है, तो हमने दूसरा कोई तरीका निकाला जिनसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन के जो 4 ऑक्साइड आपके पास निकल के आई हैं, इन चारों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चारों में से सबका तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट और एक्सप्लेनेबल नहीं है, जिनका है उनका देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट Cl2O। अब Cl2O के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है बेटा दैट इज सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर भी आप कुछ ऐसा मान सकते हो, H2 जैसा ही होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो दैट विल बी sp एज सेम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा, OCl ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, ठीक है। बाकी सब तो सेम है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप का नाम, पर वही बात है बेटा, जो बदलेगा वो क्या होगा? आपका बॉन्ड एंगल। तो वाटर का अगर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो OCl ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये इससे ज्यादा होगा, एंड दैट विल बी 111 डिग्री, ठीक है। इसका रीजन कोई पूछे तो कि भाई बॉन्ड एंगल आपका 100 sp3 के हिसाब से तो 109 होना था, ये उससे ज्यादा भी क्यों हो गया? तो इसका सिंपल रीजन है ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद ये 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के ऊपर भी अगर आप देखो तो देखो ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पास लाएंगे क्योंकि वो धक्का मारेंगे तो बॉन्ड पेयर पास आएंगे। पर क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड पेयर के चारों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ भी रिपल्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ की रिपल्शन और यहाँ की रिपल्शन, फाइनली आपका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 111। अगर मैं दूसरी ऑक्साइड की बात करूं दैट विल बी ClO2, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम है और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना रखे हैं। इसके अंदर आपका जो क्लोरीन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और 2 बॉन्ड पे क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो यहाँ क्लोरीन के पास एक्चुअली में बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि तुम बॉन्ड 2 बना रहे हो और तुमने जो सेंट्रल एटम ले रखा है उसके ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्लोरीन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड के अंदर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। दैट बॉन्ड आर नॉट टोटली सिंगल। ये एक्चुअली में जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं इनमें एक सिग्मा और एक पाई के अंदर कैरेक्टर है, एंड दिस इज p pi d pi बॉन्ड, दिस इज p pi d pi। इसका मतलब समझे p pi d pi का, कि इस p pi d pi में ऑक्सीजन तो अपना p ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि d तो उसके पास होता ही नहीं, बट क्लोरीन को दोनों जगह अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करना पड़ा? d ऑर्बिटल। तो इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर नजर आ रहा है, क्यों बेटा? क्योंकि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि 6 और 1 तो 7 ही हुए, इस ऑक्सीजन का भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और इस क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक मिलेगा, ठीक है, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इट कैन नॉट डाइमराइज। डाइमराइज क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आ गया AB, उस पे के ऊपर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, और अब आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे AAB। इसको मैं डाइमर बोलूंगी बिकॉज एक्चुअली इट इज AB ट्वाइस, ठीक है। तो ऐसे को हम डाइमर बोलते हैं, 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो ट्राइमर।
तो जिन कंपाउंड्स पे यूजुअली अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को खत्म करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, जैसे NO कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका डाइमर नहीं बढ़ेगा। कारण कोई पूछे तो कि डाइमर तब बढ़ता जब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्लोरीन के ऊपर होता, पर ये लोकलाइज्ड होता, एक पोजीशन पे फिक्स होता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन वाली पोजीशन पे फिक्स नहीं है, ये घूमता रहता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड और दैट्स व्हाई ये डाइमर बनाने के अंदर जो है बेटा वो क्या नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो समझे, ये दो ही ऑक्साइड है जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में दे रखा है। बाकी जो नीचे वाली ऑक्साइड्स हम पढ़ेंगे, जो बच गई आपकी दो, उनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा जो है वो क्लियर कट नहीं है। तो चलिए उसके बाद अगला पढ़ते हैं। कौन सी बच गई, एक तो आपके पास बच गई Cl2O7 और एक आपके पास बच गई ClO3, ओके। इट इज ClO3 एंड Cl2O6, ठीक है। तो इन दो ऑक्साइड्स के बारे में अगर बात करें तो इट इज सॉलिड और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है इसके साथ, दैट इज इन द लिक्विड, ठीक है। सो ये इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब Cl2O6 solid is in equilibrium with 2ClO3 and that will be in the liquid condition, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दो प्रपोज स्ट्रक्चर हैं, मतलब अभी नहीं है बहुत एक्सप्लेनेशन ज्यादा कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर सही है, कुछ लोगों का मानना है कि दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी जो है वो ऑक्सीजन का लिंकेज है, ठीक है। या तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है या फिर इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट बच गया Cl2O7। Cl2O7 में क्या होता है, क्लोरीन बीच में ऑक्सीजन, बीच में फिर क्लोरीन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। मतलब ये माना जाता है कि Cl2O7 में हमने दो ClO3 यूनिट्स को बीच में एक ऑक्सीजन के सहारे जो है वो क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ 4 ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। अगर आप बात करें यूजेस की, तो क्लोरीन की सारी जो ऑक्साइड्स है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, वो ब्लीचिंग पर्पस में भी यूज किए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छी हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। क्लोरीन की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं, सो जब भी वो रिएक्शन करती है दे कैन एक्सप्लोड, वो वहां पे एक्सप्लोजन जो है वो क्रिएट करती है, ओके। नेक्स्ट अगर आप ब्रोमीन के बारे में बात करें तो ब्रोमीन की जो ऑक्साइड है वो सबसे कम स्टेबल है, रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्रोमीन के जो आपके पास 3 ऑक्साइड बनेंगी, 2 या 3, BrO2, Br2O और BrO3, इन तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लोरीन की ऑक्साइड का है। मतलब BrO2 का कैसे मिलेगा, ClO2 की तरह, BrO2 का कैसे मिलेगा, Br2O का Cl2O की तरह, और BrO3 का स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, ClO3 की जैसा। तो आपको कुछ अलग से इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे स्टेबल नहीं होते, पर हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी बहुत अच्छे हैं और ऑक्सीडेशन करवाने में काफी हेल्प करते हैं, ओके। चलिए नाउ लास्ट ऑक्साइड इज आयोडीन। आयोडीन की ऑक्साइड को पढ़ेंगे। तो आयोडीन की ना ऑक्साइड तो वैसे 2-3 बनती है, पर इनमें एक ही है जो सबसे अच्छी होती है, स्टेबल है, और जिसको एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये जो है वो आयोडीन की ऑक्साइड है। जैसे कौन कौन सी है, I2O4, I2O5, ठीक है। तो ये दोनों तो मैंने आपको बता दी थी। एक और होती है दैट इज I4O9, और इन तीनों में से सिर्फ ये है जिसमें सारी ट्रू ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी है। बाकी ये जो दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं दैट आर नॉट एक्चुअली ट्रू ऑक्साइड्स, दीज आर रिगार्डेड एज द आयोडाइड्स। आप इनको यूं समझ लीजिए कि आयोडेट्स बोलते हैं। The only true oxide is this, and these two oxides are regarded as the iodates of I positive ion। आप यूं समझ लीजिए कि एक्चुअली में ये तो बना है I3 पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव का थ्राइस, ऊपर 3 नेगेटिव, और ये बना है IO पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव। तो एक्चुअली में तो सही ऑक्साइड आपकी यही है, ठीक है। अगर आप इस ऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करें तो आप इसको HiO3 के डिकम्पोजिशन से बना सकते हैं। इट विल कन्वर्ट इनटू I2O5 प्लस वाटर। बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में जो ऑक्साइड है वो इस एसिड की एनहाइड्राइड है, आयोडिक एसिड, मतलब
इस ऑक्साइड को अगर मैं पानी दूं तो ये एसिड बनता है, तो इस एसिड को डिकम्पोज कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगी ऑक्साइड। यही एक स्टेबल ऑक्साइड है, तो इसी की प्रिपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन +2 में है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ये +4 में है, एंड प्लस आयोडीन क्या हो जाएगा बाहर। और इस रिएक्शन को आप यूज भी कर सकते हो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पता लगाने के लिए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट। आप उसकी रिएक्शन I2O5 के साथ करवा दीजिए, दैट कैन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन। फिर आप आयोडीन का और इनका एस्टिमेशन करके बता सकते हो कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर। I2O5 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो आयोडीन आपके पास एक्चुअली में है, हाँ दो आयोडीन है आपके पास। वन सेकंड, दिस इज नॉट लाइक दिस। ऑक्सीजन ओड है तो एक बीच में, एक आयोडीन इधर और एक आयोडीन इधर। ठीक है, तो 2 आयोडीन कंज्यूम कर चुके, एक हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर चुके। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बना रहा है आयोडीन के साथ, ये इधर कोऑर्डिनेट, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, देखो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके सिंगल बनाया, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, क्योंकि आयोडीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास अपने 3 के 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर है और इसके पास भी आपके कितने हैं, दैट इज 3 लोन पेयर, और इसके पास भी आपके लोन पेयर कितने हैं, 3। मतलब टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं 2 आयोडीन। अब देखो इस आयोडीन ने 2 यहाँ खर्च किए, क्योंकि ये तो दोनों इसी के हैं, 2 2 4 और एक यहाँ खर्च किया, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन ये अपने खर्च कर चुका है। तो इस आयोडीन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, लोन पेयर। ये भी आयोडीन 2 2 4 और एक 5 यहाँ खर्च कर चुका है, तो इसके ऊपर भी क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है I2O5 का। ठीक है, तो यहां तक बेटा हमने जो ऑक्साइड्स हैं उनको जो है वो कंप्लीट कर दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगली 2 प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि अगला टॉपिक है हाउ दे रिएक्ट विद मेटल्स। जैसे क्लोरीन मेटल के साथ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, फ्लोरीन पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये तो तुम कर सकते हो कि हैलोजेंस मेटल के साथ रिएक्शन करके उनके हैलाइड्स बनाते हैं, सिंपल है। एक और प्रॉपर्टी है कि हैलोजन आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कि मान लो मैं क्लोरीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवा दूं और बढ़ गया ClF, तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, समझ रहे हो। तो ये वाला टॉपिक अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पूरा आपको डिटेल में सेपरेट पढ़ना है। इन कंपाउंड्स को जो 2 हैलोजेंस के आपस में मिलने से बनते हैं उनको हम बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और ये एक सेपरेट टॉपिक है इस ग्रुप में, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये बाद में किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना है, दैट्स ऑल फॉर